जो हमारे देश के डॉक्टर्स बनते हैं और कहीं भी चले जाएं वो दुनिया में, तो कामयाबी के डंके बजाते हैं हर जगह। भीड़ कम नहीं हुई है आजू बाजू, अपने कम होते हैं बट भीड़ कम नहीं होती है। जबान बाहर रुई में लपेट के बांधी हुई थी, जीभ जी, क्योंकि जबड़ा था ही नहीं। और मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं हो पाएगा मुझसे, ये नहीं हो पाएगा। जो कुछ किताबों में लिखा नहीं करना चाहिए, मैंने उनसे सब करवाया उस ऑपरेशन थिएटर में। मुझे डर ही नहीं था क्योंकि मैं बेहोश था। He is inside me, he is outside me, he is with me. अब सिर्फ 10 साल बचा है, 65 में नहीं बदला, अब तो बदल ले। खुशी का लेवल एक्सटेसी तक ले जाओ, ऑर्डिनरी खुशी में मत रहो। और आइडियली देखा जाए तो नेचुरल यही है, क्योंकि बाकी जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे, उन सबका शरीर काम आता है। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबाकास्ट। बाबा, आज के जो गेस्ट है और आज की जो कॉन्वर्सेशन है, इसके लिए मैं आज सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट है मेरे लिए, क्योंकि अगर कोई छोटी सी चीज़ भी खो जाए ना, एक नौकरी चली जाए, लाइफ में कोई हमारा प्लान वर्कआउट ना करे, पूरा दिल टूट जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकले। एक इंसान के बारे में इसके हिसाब से सोचिए कि जिसने सब कुछ खो दिया, कुछ हादसों में जिसने सब कुछ खो दिया, जिसको हर एक चीज़ दोबारा से सीखनी पड़ी, और एक नई वजह, एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगी जी जिन्होंने, और एक नई वजह सोची, एक नया तरीका सोचा जीने का। इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक, बट आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने जिया है। ये एक रेडियोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। इनका जयदीप रेडियोलॉजी, जयदीप लेबोरेटरी के नाम से है, ब्रांचेस गुड़गांव में। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं, अब गैस करो इनका नाम क्या है। तो आई एम श्योर आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा। तो आज के हमारे जो गेस्ट है उनका आप भी अपने दिल से स्वागत कीजिए, और मैं भी अपने दिल से स्वागत करता हूं। लेट्स वेलकम ऑन बाबाकास्ट डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू बाबा पॉडकास्ट कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। मुझे हमेशा लगता है, और अपने आसपास देखकर मुझे लगता है कि लोग अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं, समझता क्यों नहीं। और यहाँ फॉर नो रीज़न आज इतनी प्यारी सुबह मैं आके बैठा हूँ आपके साथ कि कोई सुनना चाहता है। अगर वह सुन भी लेना कोई, तो एज अ डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट, और डायग्नोस्टिक्स का मतलब होता है जहाँ बीमारियों के लिए मैं तहकीकात करता हूँ। दिन भर मरीज़ आते हैं और अपनी परेशानियाँ बताते हैं, और मैं अपने दोस्तों के लिए ढूंढ के बताता हूँ कि क्या बीमारी हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कितनी हो सकती है, ठीक हो रही है, बिगड़ रही है, फैल रही है, क्या हो रहा है। मेरा यही काम है। मैं डॉक्टरी का शेरलॉक होम्स हूँ। और एक चीज़ जो मुझे अक्सर दिखती है, वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो अंदर दबी हुई जो उनकी थॉट्स हैं वो बीमारियों की तरह कई बार बाहर आ रही होती, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे वो फिजिकल हो। एंड मे बी वील ड्वेल मोर ऑन दिस एज वी कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर। पर दोस्त, ये मौका कि आज मैं अपनी बीमारियां दूर कर लूंगा तुम्हारे साथ बैठ के। थैंक यू सो मच टू यू एंड द बाबा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक इधर से एक वहाँ पे मैं एकदम जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं सीधे आपसे वही पूछूंगा कि सर, जो एक्सीडेंट था जिसने सारी जिंदगी बदली, उससे पहले की जिंदगी, उससे पहले आपने एम्स से पढ़ाई करी है ना, मतलब ऐसे आपकी लाइफ कैसे थी? यू आर अ डॉक्टर, यू आर डूइंग वेल, कैसी जिंदगी थी उस टाइम पे? हिमांशु, ब्रीफ एक स्टेटमेंट में सब कहूँ तो वो एक और इंसान था, वो जयदीप कोई और था, और ये जयदीप कोई और है। और ये ओपिनियन मेरी नहीं है, बाय द वे। ये ओपिनियन सबकी है, और सबका मेरा मतलब है, उस वक्त तो मेरे माँ बाप थे उस इवेंट के टाइम, उनकी भी है। उस वक्त तो मेरा भाई भी था बड़ा। ये जो लोग मेरे साथ ज़िंदगी में हमेशा रहे हैं, जब मैं धरती पे आया तो ये 3 लोग तो थे मेरे घर में उस वक्त। तो इन तीनों की भी यही ओपिनियन है कि ये वो इंसान नहीं है। वो जो था वो अलग था, और ये जो है ये बिल्कुल अलग है। पहले शायद मैं ये बता दूं कि जो नहीं बदला वो मेरी लेवल ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से फाइनली मैंने अपनी MBBS और MD करी है दिल्ली से,
और रेडियो डायग्नोसिस, जैसे आपने कहा, रेडियोलॉजी भी कहते हैं लोग उसको, उसमें जिसमें कि काले सफ़ेद धब्बे हम बैठ के प्लास्टिक के कागज़ों पे बनाते हैं और कागज़ों और प्लास्टिक के काले सफ़ेद धब्बों में बीमारियां ढूंढते रहते हैं, वो काम मैं करता हूँ। मुझे हमेशा से स्केचेस बड़े सुंदर लगते थे पेंसिल के, बचपन से मैं स्केचेस बनाता था। ठीक है, साइंस और मैथ्स और फिज़िक्स वगैरह मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे, पर उसका इस्तेमाल नहीं समझ में आया। और किस्मत जब ऑल इंडिया शूट लेके आई, मुझे 17 साल की उम्र नहीं थी तब मेरी, उससे पहले ही पहुंच गया था, तो मैं सोचता रहता था कि क्या होगा। वो जयदीप सोचता था, मतलब यूँ कहूँ, एक थर्ड पर्सन मकसद क्या होगा, एक मकसद क्या होगा जीवन का, इनको कहाँ इस्तेमाल करूँ। क्योंकि माँ बाप की ज़िद के चलते डॉक्टर बनना ज़रूरी था, और बन गए, क्योंकि बड़े भाई को इंजीनियर बनाया जा चुका था। और अगर 2 लोग हों घर में तो ज़्यादातर हिंदुस्तानी माँ बाप की ओपिनियन होती कि एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक आधा और होता तो शायद वकील बनता या कोई टीचर बन जाता। यही कुछ ऑप्शंस उस वक्त हुआ करते थे। और अब जब मैं 62 वर्ष का हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले की सोच क्या होती थी। और ये माता जी की इच्छा थी ना कि क्योंकि आप माता जी डॉक्टर खुद बने। डॉक्टर थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट रही, बहुत बड़ा नाम कमाया उन्होंने। और पिताजी मेरे साइंटिस्ट रहे, वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, ही यूज्ड टू वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस। तो उस जिद में चलते चलते पढ़ाई 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 पढ़ाई, और फिर चलो क्योंकि एक इंजीनियर है अब बड़ा भाई घर में, तो तुम डॉक्टर बनो। और अचानक मैंने पाया कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बैठा सोच रहा हूँ मैं ये कहाँ फंस गया, क्योंकि मेरा कोई एप्टीट्यूड था नहीं इस प्रकार का। अचानक एक दिन काले सफ़ेद धब्बे देखे और मेरे को लगा यार ये तो स्केचेस यहाँ भी बनते हैं। और मैं पेंसिल स्केचेस बनाया करता था स्कूल में खूब सारे। और फिर उसके बाद फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो MBBS में भी 1 घंटे का 4.5 सालों में एक लेक्चर हुआ जिसमें लिखा था फिज़िक्स, और हमें शेड्यूल मिलता था 6 महीने पहले। तो मैं 6 महीने से एक्साइटेड था कि वो फिज़िक्स की क्लास कब होगी। और वो हुई, और उसमें उन्होंने पढ़ाया हमें कि फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, और इसमें हम कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग और रॉन्जन्स और ओम्स एंड वोल्ट्स एंड वॉटेजेस की बातें करते हैं, और रेडिएशन की बातें करते हैं, और हर्ट्स की बातें करते हैं। और इसका भी इस्तेमाल साइंस में किया जा रहा है लोगों को हील करने के लिए। तो क्यूरियसली मैं बैठ के उस 1 घंटे की क्लास ने ज़िंदगी बदल दी मेरी। एंड ये काले सफ़ेद धब्बे देखने के बाद, और एज अ स्टूडेंट हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पहुंच तो गए थे वहाँ पे। फिर मैंने देखा कि मैं अक्सर जाके एक्सरेज और CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड रूम में जाके बैठता था, और तो मुझे लगा ये काम अच्छा होगा। दिक्कत ये थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सीट एक ही होती है 6 महीने में, और लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं। अच्छा, ये इस फील्ड के लिए? इस फील्ड के लिए जब MBBS पूरी हो जाती तो MD के लिए फिर तुम्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसमें फिर लाखों लोग एक सीट के लिए होते हैं, जो हिंदुस्तान की विडम्बना है इस वक्त। पर विडम्बना के अलावा ये एक वर्चू भी है कि जो हमारे देश के डॉक्टर्स बनते हैं और कहीं भी चले जाएं वो दुनिया में, तो कामयाबी के डंके बजाते हैं हर जगह। तो वो मौका मुझे मिला, और ये सीट मुझे मिली किस्मत से, और किस्मत ही कहूँगा क्योंकि लाखों में शायद मेरे से डिज़र्विंग ज़्यादा थे लोग, पर उस एग्ज़ाम में शायद मैं उस दिन निकल गया, और वो करी डिग्री मैंने। और वो जो इंसान था 1993, वो जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, उस जयदीप की अगर आप बात करें तो वो जयदीप एक डॉक्टर था, हार्ड कोर डॉक्टर। हार्ड कोर से मेरा मतलब है एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रोफेशन, एंड प्रोफेशन फॉर मी मेंट बीइंग सक्सेसफुल, meant making more money, getting more degrees, getting more accolades, और अपने लिए कुछ इकट्ठा कर सकूं, कुछ नॉलेज ही कर लूं, कुछ पैसा ही कर लूं, कुछ एसेट्स ही कर लूं, कुछ रुतबा ही कर लूं, बैंक बैलेंसेस, कोई और बड़े सेंटर्स खोल लूं और क्लिनिक्स बना लूं, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे यही सोचना। और इसमें जीता था वो जयदीप। और
सर ये जो जयदीप जो इतने सेंटर्स खोलना चाहता है, इतना सक्सेसफुल होना चाहता था, वो सक्सेस दिखाना किसको चाहता था? खुद को, वाह। माँ बाप को, या दुनिया को? देखो दोस्त, हिमांशु, उस वक्त तो उस उधेड़-बुन में, उस अंधी रेस में सोच कहाँ रहे थे कि जाना कहाँ है। आज पलट के पीछे देखता हूं तो अब रैट रेस का मतलब समझ में आता है। अब समझ में आता है कि सब दुनिया भाग रही है। भागकर पहुंच कहाँ रहे हो उसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती। हमें लगता है शायद भागना ही और जीतना ही सबसे जरूरी है। यहां तक तो सुनने में अच्छा लगता है, पर कोई जो टॉप पे हो, कभी उसके दिल से कोई पूछे तो सही, क्योंकि वहां कोई दोस्त नहीं होता, वहां सिर्फ कंपटीशन होता है। और जो तुम्हारे नजदीक भी होता है उसको खत्म कर देना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है। उसको हराना जरूरी होता है, उसको पीछे छोड़ना जरूरी होता है। और ये पीछे छोड़ते 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 एक पॉइंट आता है जहां तुम अकेले हो जाते हो, क्योंकि सब पीछे छूट गए होते हैं। और उस पीछे छूटने में ये जयदीप इतना खो गया था कि कब माँ बाप पीछे छूट गए, कब भाई पीछे छूट गया, कब यार दोस्त पीछे छूट गए। मुझे तो डर लगता था कि मैंने कई टीचर्स को भी पीछे छोड़ दिया, और वहाँ अकेलापन बहुत होता है। पर वो दिखता नहीं उस वक्त, क्योंकि कामयाबी के जो पैरामीटर्स सोसाइटी ने रच रखे हैं उसमें तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो। भीड़ कम नहीं हुई है आजू बाजू, अपने कम होते हैं बट भीड़ कम नहीं होती है। तो एक मैकेनिकल रोबोट की तरह एक लाइफ चलती रही, और ठीक यूं ही चल रही थी जब 1993 में शादी भी हो गई थी सर शादी हो वहाँ पे। चुकी थी, और शादी हुई भी अपनी पसंद से, क्योंकि वो मेरी वाइफ स्कूल में मेरे साथ थी और हम इकट्ठे पढ़ते थे। पर मुलाकात तब हमारी दुश्मनी थी, बाद में दोस्ती हुई। अच्छा, वो भी कंपटीशन में? अच्छा, ठीक है। कॉलेज में अचानक मुलाकात हुई और फिर से दोस्ती हुई और शादी हुई, और जी, और फिर हम साथ चल रहे थे। पर इस एक्सीडेंट ने हम सबको फिर से And you had a kid as well. अलग अलग कर लिया। जी हाँ, तो वो था वो जयदीप, एक कॉम्पिटिटिव और सिर्फ जीतने वाला, जिसने हारना कभी, सेकंड आना ना सीखा हो, जो सोच लिया वो कर दिया और करना ही है, और उससे बेहतर जितना इमेजिन करूं उससे भी आगे जाकर, और उसका मतलब कीला ठोक के आना है, केला जीत कर ही आना है। तो कोई लड़ाई ऐसी लड़ी ही नहीं थी जिसमें कभी हारा हूं। वैसा था वो जयदीप जब 30 साल का हुआ। And और फिर अब जो जयदीप है, अब ये एक्सीडेंट हुआ था 6 जून 1993। कहाँ जा रहे थे सर आप? एक बेटा था हमारा 2 साल का उस वक्त, तो हमने सोचा चलो छुट्टियां मनाने चलते हैं, कामयाबी के कुछ सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। अब हर रोज़ तो मेहनत करते हैं सुबह से रात तक। तो हम लोगों ने अपने, मेरे सास ससुर के साथ, जो प्रोफेसर थे, मेरी माँ इकोनॉमिक्स की, मदर इन लॉ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने कॉलेज की, और पिताजी प्रिंसिपल थे कॉलेज के। हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए 2 दिन के लिए दिल्ली से होते हुए देहरादून के रास्ते मसूरी जा रहे थे। प्लान हमारा राजस्थान का था, जयपुर का, पर जून की गर्मियां होने की वजह से डर गए कि छोटे बच्चे को परेशानी होगी, तो चलो गाड़ी मोड़ दी। सुबह सुबह अचानक जाते जाते जयपुर हम लोग निकल गए मसूरी, मेरठ, देहरादून होते हुए मसूरी की तरफ। और ये जो एक्सीडेंट हुआ ये मेरठ बाईपास पे हुआ, जहाँ सामने से आते हुए एक ट्रक ने उस वक्त की उस सिंगल लेन वाली सड़क पे नींद के झोंके में सामने से उस गाड़ी को कुचल दिया, और वहाँ से जिंदगी की ट्रेजेक्ट्री बदल गई। एक बड़ा झटका वहाँ पे पहला, राइट। और फिर उसी के साथ आई नोटोरिटी ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा सर्वाइवर इन द कंट्री। यस। जब आँख खुली तो 6 महीने बीत गए थे। जून की गर्मियाँ अचानक सर्दियों के साथ शुरू हो रही थी, बीच का कुछ था ही नहीं।
और उस रात का अंधेरा जो मुझे आखिरी याद है, मैं क्लिनिक के बाहर अपनी खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ आए गाड़ी चलाती हुई बेटे के साथ घर से, और हम लोग निकलें, इन लॉज के यहाँ रात को रुकें और सुबह जयपुर निकल जाएं। उस प्लान के साथ मैं खड़ा सड़क के किनारे वेट कर रहा हूँ। और बहुत डिस्टिंक्टली याद है, धूल, गर्मी, जून की 5 जून की रात, और उसके बाद अचानक ठंड, बहुत रोशनी, और आईसीयू में जागना, और लोगों का मेरे को कोशिश करना बताने की कि ये सब बातें 6 महीने पुरानी हैं और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब चारों तरफ लोग खुश हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ इतनी ज़्यादा दर्द क्यों है पूरे बदन में, क्यों बांध के रखा हुआ मुझे, ये रोशनी क्यों कर रखी है इतनी ज़्यादा जून में। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कि ये सब नहीं है, वो बहुत पुरानी बातें कर रहे हो तुम, और मुझे लग रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब हुआ ही नहीं कभी ऐसा। और इस तरह का जीवन जो कुछ महीनों तक चला, फिर उसके बाद मेरे साथ मैं हमेशा आंखें बंद करके ये सोचता था कि अब की बार खोलूंगा तो जून वापस आ जाएगा, जो कभी लौट कर आया ही नहीं आज तक। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बताए जाने पे कि परिवार के सारे सदस्य अब नहीं मिलेंगे मुझे, एक एक करके सब चले गए थे, कुछ एक साथ ही एक्सीडेंट के होते वक्त ऑन द स्पॉट, और कुछ बाद में एज एन आफ्टरमैथ ऑफ द एक्सीडेंट। उस उजड़ते हुए अपने पूरे फैमिली को जो एहसास हुए अगले आने वाले दिनों में, सालों में, टोटल डिनायल था। मुझे लगता था कि ये सब सपना है जो अभी ख़त्म होगा, मैं आँख खोलूँगा और फिर वहीं से शुरू होगा जहाँ वो 29-30 साल का जयदीप फिर काम पे जा रहा है, सुबह सुबह उठ के सो रहा हूँ, सपना है, अच्छा है, देख लेते हैं। पर वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ, और धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 9.5 साल बाद कि मैं 55%, 55% परमानेंट विकलांग हूँ, और शरीर के काफ़ी अंग बदले जा चुके हैं जो मैकेनिकल, प्रोस्थेटिक, आर्टिफिशियल और डोनेटेड हैं, और इससे शायद काम चलेगा तो नहीं, पर बस इतना ही कर सकते हैं हम। और 9.5 साल बाद मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने गुड बाय किया एज अ पेशेंट। तो मैं वहाँ का सबसे लंबा मरीज भी रहा स्टूडेंट के बाद, और फिर एक व्हील चेयर पे दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत। थोड़ा सा सर, जब उठे थे आप जी, जब आपको रियलाइज हुआ, जब दर्द आपने बोला कि यार बहुत दर्द महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है दर्द कहाँ से आ रहा है, तो क्या नोटिस किया अपने बारे में कि क्या है, क्या चला गया, जब एक बार अपनी बॉडी आप देख पाए? हाँ, अगर सर से पैर सोचूं तो खोपड़ी खुल गई थी एक्सीडेंट में। आई हैड मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स। थोड़ा नीचे आए तो मेरा जबड़ा, ये आर्टिफिशियल है, ये सारा स्टील प्लास्टिक का बनी हुई चीज़ है, तो ये जबड़ा था ही नहीं, इस यहाँ से कटा हुआ था और नीचे का जबड़ा गायब था। खाने, सांस, पानी के लिए सब नलियाँ गले में थी, ज़बान बाहर रुई में लपेट के बांधी हुई थी, जीभ? जी, क्योंकि जबड़ा था ही नहीं, और इसलिए बोल तो सकता नहीं था कुछ। दायां हाथ कुचला हुआ था तो लिख नहीं सकता था, बायां कंधा कुचला हुआ था तो उठा नहीं सकता था बायां हाथ, एक राइट लेग मिसिंग थी जी। हाँ, कुचला गया था पूरा, लात कुचली गई थी, और तो मतलब ये पूरा पोर्शन था ही नहीं सर? जी, और रिब्स टूटी हुई हैं बाईं तरफ की, वो धंस गई थी चेस्ट अंदर, और ऐसे ही बहुत सारी चोटें जो नहीं मालूम था कि कब ठीक होंगी, नहीं हो पाएंगी कभी। बस ये था, वो वाला जयदीप था अचानक, और सब कुछ बदल गया था। डिनाइल में रहा लंबे अरसे तक, पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब, क्योंकि वो कागज़ पढ़ चुका हूँ, चाहे वो डॉक्टरों के हाथ के लिखे हैं या पुलिस ने, क्योंकि ये तो रोड एक्सीडेंट था, तो उन कागज़ों को पढ़ पढ़ के, उन एक्सरों को देख देख के, उन ब्लड टेस्ट को पढ़ पढ़ के, अपनी केस फाइल पढ़ के मैं जानता हूँ कुछ अपनी हादसों के बारे में, जो कि जिस वक्त ये हुए मेरे साथ
मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो एज अ थर्ड पार्टी मैंने बाद में ये समझने की कोशिश करी कि वो क्या इवेंट था और उसमें क्या हुआ होगा। अक्सर लोग एक बार पैदा होते हैं, मैं 2 बार पैदा हुआ हूँ और दोनों बार हाँ माँ बाप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, पर दूसरे पैदा होने में 2 ही नहीं 1000 लोग थे और हज़ारों थे एक्चुअली, जो ज़िद में थे कि इसको दोबारा पैदा करना ही है। और फिर एक नए जयदीप को उन्होंने पैदा भी किया जो आपके सामने बैठा बातें कर रहा है, पर ये वो जयदीप नहीं है, ये जीवन वो जीवन नहीं है, ये सोच वो सोच नहीं है, ये कुछ भी वो नहीं है जो पहले था। और आज रिफ्लेक्ट करके मैं ये बात समझ पाता हूँ, जब ये हो रहा था मैं नहीं समझ पा रहा था इस बात को, तब तो सर्वाइवल की गेम थी। तो 1 साल तो आप लेटे रह गए जी हाँ, और उसके बाद नो मेमोरी, सिर्फ एक हाँ फिर clinic की व्हील चेयर memory है रही, तो लंबे अरसे तक क्रचेज रहे, करीबन 15 साल तक मुझे याद आता है वॉकिंग स्टिक भी रही थी फिर। और फिर अब तो मैं आपके सामने गाड़ी चला के सीढ़ियाँ चढ़ के अब तो सब कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। अब तो डांस भी करते हैं और मस्ती भी और करते हैं, स्विमिंग भी आपने सीख ली है ना स्विमिंग और डांसिंग और सब कुछ होता है अब तो। सर? जैसे अब जब आपका ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, मेमोरी में सिर्फ एक चीज़ है आपकी कि आपका क्लिनिक है, अब क्लिनिक जा रहे हो आप, अब धीरे क्लिनिक के अलावा और है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, धीरे धीरे और बहुत इनिशियली तो बहुत तेज़ी से और बाद में धीरे धीरे, और अभी भी कई चीज़ें मुझे याद नहीं है और मैं ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालता, पर रियलाइज़ करना कि मैं ही जयदीप हूँ, रियलाइज़ करना कि मैं कहाँ पैदा हुआ, क्या पढ़ाई करी, ये सब तो हफ्तों में सब कुछ आ गया था। फिर महीनों में आया कि मेरी एजुकेशन और नॉलेज में मैंने क्या सीखा है, और बिना किताबों को पढ़े आया दोबारा से। उस लेवल तक मेरा दिमाग वापस पूरा रिकवर करा जहाँ एजुकेशनल एकेडमिक लेवल्स पे मैं था पहले, और उसका एप्लीकेशन जितना मेरे को आता था वहाँ से आगे फिर शुरुआत हुई, और आगे भी फिर प्रोग्रेस बहुत हुई जीवन में, प्रोफेशनली सब करीब करीब लौट रहा था तेज़ी से। मैं कहूँगा मेरी हायर फैकल्टीज़, ब्रेन एंड इंटेलेक्ट, memory and other things, memory was the last to recover, but the rest things they all had recovered by about a year and a half. I felt I was just doing absolutely the same. और ये मेरे कंक्लूजन्स नहीं है, ये ऑब्वियसली लोगों के कंक्लूजन्स हैं, क्योंकि शुरू में मजाक में मुझसे पूछा जाता था, अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है, और मैं फंबल करता था, नहीं बता पाता था कि कौन हो तुम, जबकि वो मेरे अपने पिताजी थे या मेरा अपना भाई था, या बताओ ये कौन सा कमरा है, ये वही घर था जहाँ की मैं पैदा हुआ था पर मैं नहीं पहचान पाता था, या अभी तुमने लंच में क्या खाया था, मैं भूल जाता था। और फिर धीरे धीरे वो जब मजाक होने बंद हुए तो मैं समझ गया कि अब याद रहने लगा मुझे। और फिर जब मुझे परमिशन मिली कि चलो ठीक है अब तुम अपनी ज़िंदगी जाके जियो दोबारा, और फिर दोबारा पंख निकले और फिर उड़ा। वाह। और सर जो ग्रीफ जो प्रोसेस करना था, वो जर्नी कैसी थी ये पूरे 10 साल के अंदर? दोस्त हिमांशु, ग्रीफ देखो, ग्रीफ कहूँ या खुशी कहूँ, क्योंकि मैं तो अचीव कर रहा था ना फिर से, उस वक्त तो मिक्स बैग था। जब होश आया तो मैं रिकवरी के रास्ते पे था। हाँ, एक बहुत ऊंचे लेवल पे सोया था, और जब आंख खुली तो एक बहुत लोअर लेवल से शुरुआत हो रही थी फिर, पर कम से कम ट्रेंड तो पॉजिटिव था। पहले वाले में मैं पीक पे था और मुझे मालूम नहीं था आगे का रास्ता। यहाँ इम्प्रूवमेंट का रास्ता सामने खुला पड़ा था। तो जहाँ एक तरफ ग्रीफ है कि सब चले गया, दूसरे एस्पेक्ट से सोचा जाए तो सब कुछ करने के लिए था, और वहाँ तक पहुँचना
रास्ता पता था कैसे जाएगा वहाँ तक। तो पिछली बार तो पता ही नहीं था ना, पर पहुँचे थे। इस वक्त तो पता था कहाँ जाना है और जा रहे थे, और वक्त ही कहाँ था कि बैठ के कुछ सोचो। एक डायमंड की एक पत्थर से ज़्यादा करोड़ों सालों तक वैल्यू नहीं थी। टन्स ऑफ प्रेशर था पर स्क्वायर मिलीमीटर, और मिलियंस ऑफ ईयर्स निकल भी गए थे। पर आज उसकी वैल्यू इसलिए क्योंकि उसको छील छील के, नोच नोच के, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के, छेनी और सारे प्रेशर्स डाल डाल के उसका वो हाल किया है कि उसकी वैल्यू बन गई है। नहीं तो वो पत्थर तो करोड़ों में दबे पड़े हैं कहीं ना कहीं। तो अगर उसने वो वैल्यू बनाई है और उसके लिए उसने मुझे तोड़ा है, उसके लिए रगड़ा है, उसके लिए घिसा है, उसके लिए मांझा है और उसके लिए प्रेशर डाले हैं, गलत क्या हुआ? आज डायमंड हूँ उसकी वजह से, नहीं तो था पत्थर एक और पड़ा हुआ कहीं पे। हाँ सर, इससे एक सिमिलर एक छोटा सा एक भाव वाला किस्सा मैंने सुना था कि मंदिर में जो जमीन, जो फर्श है, फर्श पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, फर्श का पत्थर, और उसी जो पत्थर का मटेरियल था, उसी पत्थर से मंदिर की मूर्ति बनी है। तो भाई जमीन पे पड़े हुए पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से कहा कि ऐसा क्या है कि मैं जमीन पे पड़ा हूँ, मेरे ऊपर चढ़ के लोग जाते हैं और तुम्हारे सामने शीश झुका लेते हैं जी। तो जो मूर्ति वाला पत्थर है उसने कहा कि देख, जिस टाइम पे तू कराहने लगा था पहला, जब तेरे पे हथौड़ा पड़ा, मैं चुप रहा, मैं झेलता रहा। मेरे पे कई बार हथौड़े पड़े, मैं झेलता रहा, और झेलते झेलते मैंने मूर्ति का स्वरूप लिया है। और सिंस मैंने इतने हथौड़े झेले हैं, इसलिए मेरे सामने लोग सर झुकाते हैं, और तू हथौड़े से पीछे भाग गया, इसीलिए तेरे ऊपर चल के जाता। वाह 10 साल के आसपास आप हॉस्पिटल में रहे और उसके साथ क्लिनिक चलाते रहे, ठीक है। अब एक टाइम आया जब आपको हॉस्पिटल ने कह दिया जी ओके है, और आप क्लिनिक भी आपके मतलब जो आपकी लैब्स हैं वो बढ़िया चल रही है, और फिर एक्सपेंशन शुरू हो गया था प्रोफेशनल। तो फिर से आपके दिमाग में आ गया था कि बड़ा करना है, फिर से बड़ा करना है, बड़ा एम्पायर बनाना है, कंपटीशन को हराना है, बड़ा करना है। मेरा मकसद लोगों की के लिए मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, और मैं जितना करूं उतना बेहतर। बैंक से लोन लेना पड़े, घर गिरवी रखना पड़े, दिन रात काम करना पड़े, सब सही, और मैं यही कर रहा था। ठीक है। फिर आया एक पॉइंट पे जहां मैं सो के उठता हूं। अब मैं 44 वर्ष का हूं, आंख खोल रहा हूं, अंधेरा है, और मैं लाइटें जला के सोने वाला इंसान हूं। तो मैं हैरान हूं कि आराम भी पूरा मिल गया तो सुबह होनी चाहिए। तो चलो अगर लाइट भी भारतवर्ष में चली जाती कभी कभी, तो इतना अंधेरा थोड़ी होता है कि साला कुछ भी सुबह के 6 बजे 7 बजे ना दिख रहा हो, क्योंकि मैं तो रेस्टेड हूँ पूरी तरह से। सुबह 6-7 बजे तो रीजनेबल रोशनी होनी चाहिए। एकदम घुप अंधेरा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि टीवी तो चलता रहता है, लाइट तो जलती रहती मेरे कमरे में। परेशान हूँ इस बात से। आंख बंद करता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ, खोलता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधेरा बरकरार और बराबर है। थोड़ी देर में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई रसोई में काम कर रहा है या घर में कमरे में और कुछ हो रहा है। तो आवाज़ ला के बुलाता हूँ जो आम लोग मेरे साथ रहते हैं, रसोई में काम करने वाले, क्लिनिक की सफाई करने वाले, घर की सफाई करने वाले, सबके नाम से बुलाता हूँ। और ये भी सुनाई दे रहा है कि कोई नज़दीक आ गया और कह रहा है हाँ जी बताइए सर। एंड मैं कह रहा हूँ अंधेरा क्यों है? वो कह रहा कहाँ है अंधेरा? 1.5 घंटे में जब ड्राइवर मुझे लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इस आई हॉस्पिटल में लेके जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, जहाँ मेरे अपने कलीग्स और प्रोफेसर्स हैं, मुझे एग्जामिन करके बताया जाता है कि आँख का पर्दा, जिसको रेटिना कहते हैं हम, आगे कॉर्निया होता है, पीछे रेटिना होता है, जहाँ पे इमेजेस बनती हैं हमारी ब्रेन के पास, आँख के पीछे। उसमें दोनों रेटिना जो है वो उखड़ गए हैं पीछे से, आँख के वो पर्दे। इसको अंग्रेजी भाषा में रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, जिसका थोड़ा बहुत रिपेयर 21 साल तक कुदरत कर सकती है, और 21 साल के बाद नहीं। और मैं 44 के पार जा रहा हूँ, और एक आँख में पूरी तरह से डिटैचमेंट है और दूसरी आँख में काफ़ी हद तक हो चुकी है।
एंड रात को मैं CT स्कैन MRI देख के रिपोर्टें बना के सोया हूँ, और टीवी देखते देखते सोया हूँ, जहाँ पे सब कुछ देख पा रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर। हाँ, आंखें मेरी कमज़ोर रही हैं बचपन से, वो बात अलग है, पर काम तो मैं आंखों से ही दाल रोटी कमाता हूँ अपनी, रेडियोलॉजिस्ट और कोई तरीका नहीं है। एंड देन ही इज अनाउंसिंग कि सॉरी यू पास 21 ईयर्स ऑफ एज, और इसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं कहा क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे हो, क्या मतलब क्या कहना चाहते हो कि मैं ब्लाइंड हो गया परमानेंट? ऑल ऑफ अ सडन रात को मैंने क्लिनिक चलाई है, सुबह मैं उठा हूँ, कुछ घंटे निकले, क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे तो हो जाता है, एंड वील डू व्हाट वी कैन, बट चांसेस बहुत कम है कि विजन लौटेगा। फॉर अ रेडियोलॉजिस्ट हु लिव्स ऑल बाय हिमसेल्फ and his life is based only on expansion of profession, which is radiology, आंखें नहीं रहेंगी अब, क्या कह क्या रहे हो, फिर क्या हूं मैं? फिर अगर ये भी नहीं तो फिर आई एम जस्ट अ लंप ऑफ फ्लैश lying there doing nothing, worthless lump of flesh, जो अपना रास्ता टॉयलेट तक नहीं ढूंढ पाएगा, जो फर्श पे पड़ी अपनी चप्पल नहीं पहन पाएगा, कैसे जिंदगी चलेगी मेरी? कल शाम तक मैं बता रहा था कि पेट स्कैन में ये दिखाई दे रहा है कि ये कैंसर के सेल लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड में और बाएं पैर की छोटी उंगली में पहुंच चुके हैं। आज तो मुझे कह रहे हो मैं अपने शरीर का अपने हाथ नहीं देख सकता हूं, और हमेशा के लिए हो गया ये। हिमांशु, पूरे जीवन में वो कॉन्वर्सेशन जो थी वो सबसे बड़ा हिट थी मेरी लाइफ की। क्योंकि उस वक्त तक ये सर्टिफिकेट कि मैं 55% परमानेंट विकलांग हूं, मैं जी रहा था उसके साथ, पर ठीक उसी समय किसी ने मुझे कहा 100%। और अगली सांस नहीं आ रही थी मेरी, और मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं हो पाएगा मुझसे, ये नहीं हो पाएगा, ये चैलेंज नहीं, ये नहीं, अब मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है यहां पे, ये मत करो मेरे साथ। और जिद करके उन प्रोफेसर साहब को उनकी ओपीडी के बाद शाम को मैं गिड़गिड़ाता हुआ उनको हॉस्पिटल के उस ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया जा रहा है, एंड ही इज डूइंग लेजर फॉर बोथ माय आईज, एंड ही सेज दिस जयदीप शुड नॉट बी डन लाइक दिस। इस इतनी बड़ी डैमेज को हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, कुछ बेनिफिट होगा तो मैं पूरा करूँगा। और मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, नहीं सर, रोकना नहीं सर, प्रोसीजर कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, दोनों आँखों में कर दीजिए, क्योंकि बेहोश करना ज़रूरी नहीं होता आई प्रोसीजर के लिए, तो मैं बोल तो सकता हूँ उनसे, क्योंकि आईज़ पे ऑपरेट करा जाता है तो उसमें इतना सुन रहती हैं आँखें कि लेज़र का महसूस कम होता है। और मैं बोल रहा हूँ उन्हें कि सर रुकिए नहीं, और सर प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। और शायद जो कुछ किताबों में लिखा नहीं करना चाहिए मैंने उनसे सब करवाया उस ऑपरेशन थिएटर में, जिद करके कि ऐसे हालत में मत छोड़ देना कि मैं टॉयलेट तक ना जा पाऊँ, या अपने कपड़े ना पहन पाऊँ, या नहा ना सकूँ, क्योंकि कोई नहीं है घर में, वापस जाऊँगा, एक बावर्ची है बस और मैं हूँ, और बड़ा सा घर और क्लिनिक, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है, और मैं बुरी तरह से घबराया हुआ हूँ। एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश था, मुझे डर ही नहीं था क्योंकि मैं बेहोश था, कोई एहसास ही नहीं। और जब मैं जाग रहा था तो लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे चारों तरफ, तो लग रहा था जैसे किसी फेस्टिविटी में उतरा हूं। हर कुछ कहने और करने और हो जाने के साथ लोग सेलिब्रेशन और बढ़ा रहे थे। यहां तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, कोई था ही नहीं और कुछ होने वाला भी नहीं, और परमानेंट की स्टैंप लगाने पे जिद, और मैं गिड़गिड़ा रहा हूं मत करो, मेरे साथ मत होने दो, रोक लो, जितनी साइंस जितनी सब कुछ। और वो जानते हैं मेरे एक्सेंट के बारे में, ये सब लोग, क्योंकि वही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ये सब मेरे कलीग्स और सीनियर्स जानते हैं कि मैं किस रास्ते से होके आया हूं।
तो वो सहानुभूति बहुत है, प्यार बहुत है, दोस्ती बहुत है, और वो कर रहे हैं जो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ वो बेस्ट करेंगे। और वो जो छोटा प्रोसीजर था वो घंटों तक चलता है, शाम तक। हाँ। और फिर मैं कॉरिडोर में लेटा हुआ हूँ और सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, मैं अकेला पड़ा हूँ वहाँ पे। और मेरे वाइटल स्टेबल हैं, तो लेटा दिया गया मेरे को एक स्ट्रेचर पे, और मैं वहाँ लेटा, आँखों पे पट्टियाँ लगी हुई, और जब कुछ नहीं दिखा तो इन अ वे कहूँ हिमांशु, तो पहली बार वो दिखा और सीधी कॉन्वर्सेशन हुई उससे, और मैं नाराज़ हूँ और मैं कह रहा हूँ ये क्यों किया तूने, जब मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा बेटा हूँ, अच्छा भाई हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा पिता हूँ, अच्छा डॉक्टर हूँ। इतनी सज़ा क्यों, क्यों इतनी तकलीफ, और अब अचानक, और सब खत्म, क्यों, ये क्यों किया तूने, क्यों किया मेरे साथ, ये क्यों किया। और इस क्यों पे मैं लड़ रहा हूँ उसके साथ बुरी तरह, और कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, इसके आगे कोई रास्ता भी तो नहीं निकलता। वर्स्ट पॉइंट इन माई लाइफ, एंड देन वेयर आई एम टुडे, कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, गाड़ी खुद चला के आया हूँ, सीढ़ी खुद चढ़ लेता हूँ, वो विकलांग शरीर चढ़ रहा है, वो अंधी आंखें देख रही हैं। And me going through such experiences has made me the person that I am now, which I never was in till this interview started. और वो हर बूंद के जुड़ने से मैं एक बदलता इंसान हूँ, इसका एहसास मुझे ठीक इस इंटरव्यू से पहले भी था, अभी भी है, और जब ये ख़त्म होगा तो मैं एक और इंसान उठ के यहाँ से जाऊँगा, इसका भी है। ये गलत फहमी ना रह जाए कि मैं रुका हूँ। जब आप बाहर स्ट्रेचर में लेटे हुए हैं, हाँ, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, अब ये वो मोमेंट है जब आपकी ब्रह्म से बात हुई है। हाँ, इन अ वे, क्योंकि सबसे अकेलापन वहां पहली बार महसूस हुआ। क्या बात हुई थी? आई एम हेयर, आई विल टेक केयर ऑफ यू। एंड मैं छटपटाता रहा, कंप्लेंट करता रहा, और सिर्फ एक ही बात थी, आई एम हेयर, आई विल टेक केयर ऑफ यू। इसका एक और बहुत तगड़ा एहसास जीवन में एक बार और हुआ है मुझे। वो रीसेंट है रिलेटिवली, आज से 11-12 साल पहले। एक रात को मैं सो रहा था, एंड आई वोक अप बिलीविंग कि कोई और है कमरे में। आई फेल्ट माई बॉडी लिफ्ट अप। ये मैंने बात कभी किसी को नहीं बताई है, तो इसको आप रखें, हटाएं, वो आपकी मर्जी रहेगी। I felt myself float a little higher than where I'm sleeping and comfortably settle as if on a cloud in a lap, अपनी माँ की गोद में या किसी की गोद में। वो सुकून का एहसास था, मतलब एब्सोल्युटली लाइटनेस, ऐसे फ्लोटिंग वाली एकदम लेविटेशन, लिफ्टिंग अप माई सेल्फ, and a conversation that it's all okay. It's all okay. It's all absolutely okay. Just the way it is perfect. It is actually so perfect that there's nothing needs to be done about it. बस एकदम perfection है इस वक्त। वो एहसास हुआ। शायद आंख लग गई उसके बाद दोबारा। सुबह उठा तो बड़ा डिस्टिंक्टली याद है कि ये एक्सपीरियंस हुआ है आज मुझे, बड़ा डिस्टिंक्टली याद है, आज तक याद है। वो एक ही एक्सपीरियंस है मेरा। बट उस दिन के बाद, जबकि कुछ हुआ नहीं, अगर मैं 5 सेंसेस में प्रूव करूं तो कुछ भी नहीं हुआ है, किसी और के 5 सेंसेस में दिखा भी नहीं सकता हूं, पर उस दिन से आज दिन तक एक नया कनेक्ट है,
एक था कनेक्ट जब बातचीत हुई थी, वो जो आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर ऑफ एन ऑपरेशन थिएटर, जहाँ सब लोग छुट्टी करके घर जा रहे हैं और मैं अकेला पड़ा हूँ टेबल पे बस कॉरिडोर के कोने में, और मुझे शिफ्ट किया जाएगा। मैं काम कर स्टेबल फिजिकली, पैरामीटर्स हेल्थ के सारे ठीक हैं, आंखों के ऊपर पट्टी और पड़ा हुआ हूँ। वहाँ से और इस वाले में जिसमें कि मैं सो रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस होता है, ये 2 एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ 1-2 बार मैं मिला उससे, जब पहली बार मिला। हिमांशु, अतिशयोक्ति नहीं होगी, एंड इट्स नॉट एग्जैजरेशन एंड इट्स नॉट अ लाई, दैट आज का जो जयदीप है, फास्ट फॉरवर्डिंग अ लिटिल, I feel his presence all the time. All the time. He's right now here. He's with me. He's inside me. He's outside me. He's with me. वहाँ जहाँ मैं अपने आप में उलझ के रह गया था, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरी एसेट्स, मेरी एस्टैब्लिशिंग, 1993 में उसने हटा के दिखाया कि इसके बिना बहुत कुछ है अभी करना, मत उलझ। दिखाया आंखें हटा के, वो देख जो सही देखना है तुझे। 2018-19 में कैंसर देके दिखाया कि वो बोल जो तुझे बोलना है। गलत कहाँ किया? क्या गलत किया? सही गाइडेंस को मैं गलत बोलता हूं? नजरिया ही तो बदलना है ना मुझे अपना, सिर्फ एक। इतना क्या चिपक के बैठा हूं अपने नजरिए से कि यही सही है, पीछे हटके। और यही तो द्वैत अद्वैत की लड़ाई है। क्या तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हो? हाँ, इसमें एक ओशो जी की मेरे को छोटी सी स्टोरी ध्यान में आई। तो उसमें क्या होता है कि ओशो जी अपने किसी अब जब ओशो जी ओशो बन जाते हैं, रजनीश जी ओशो बन जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने शहर में जाते हैं, शहर कस्बा जो भी था उनका, तो वहाँ अपने टीचर से मिलते हैं। ठीक है, टीचर के साथ पौना घंटे बैठते हैं और टीचर बोलता है यार तू यहाँ से चले जा, क्योंकि मेरा जो परसेप्शन था, जैसे मैं अपनी ये 60-65 साल की जिंदगी जीता हुआ आया, तूने वो सभी तोड़ दिया है। सिर्फ 10 साल का गेम बचा हुआ है मेरा, मुझे उस परसेप्शन में जी लेने दे। और ओशो जी कहते हैं अबे सिर्फ 10 साल बचा है, 65 में नहीं बदला, अब तो बदल ले। बिल्कुल, ये 10 तो सच के साथ जी ले। ओ माय गॉड। सो मैं वही कह रहा हूं कि मैं कुछ नया शायद ना बोलूं आज, पर एक इस नरेशन में लाऊं कि शायद उसमें कोई फ्लो, कोई लिंक, कुछ और नया रास्ता खोले। 100%, क्योंकि कर तो अनुभव से भी तो जुड़ता हुआ आ रहा है ना। हाँ, उसने सब कुछ कर रखा है पहले। और अगर तुम अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप करते हो तो तुम उसको सुन पाते हो। तुम उलझ जाओगे इसमें तो ये माया तुम्हें खा जाएगी। तुम इन 5 सेंसेस को ठंडा करके यूं रखो नीचे, तो वो बात करता है फिर तुमसे, फिर उससे मुलाकात होती है। मैंने हमेशा सोचा कि मृत्यु, मौत, अंत, डेथ, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, इतनी बुरी तो नहीं। 5 सेंसेस ही तो रोकेगा। और कई मान्यताओं में ये भी है कि उसके बाद तुम जाके प्रभु से मिलते हो। जजमेंट डे होता है, असेसमेंट डे होता है, कनेक्ट होता है। सबने बुरा तो नहीं कहा। उसकी क्या, उसमें क्या, सारी जिंदगी तुम कहते हो प्रभु अपने से जोड़े रख, अपने से जोड़े, जब वो वाकई जोड़ रहा है तब तुम रोते हो कि मैं मर क्यों रहा हूं। मतलब तुम क्या चाहते हो यार? वो बुला तो रहा है, इसी से तो मिलने के लिए तुम भजन गा रहे थे, अब जाते वक्त क्या रो रहे हो? और क्या गलत क्या हो गया कि 25 लोग और रो रहे हैं? और ओशो की डेथ सेलिब्रेट करी गई थी। अगर आप जानते हो, ओशो डेथ को एक सेलिब्रेशन कहते हैं। और ये मुझे भी नहीं पता था, पर मुझे ये मालूम था कि ये जर्नी तो सिर्फ एक्सपेंशन है और अंत में तो यूनिवर्स के दूसरे एंड पे उससे मुलाकात है ही। पर तुम क्या जीते जी एक्सपीरियंस कर सकते हो? तो मैं कम से कम ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं, हाँ कर सकते हो। मैं करता हूं, मैं हर क्षण करता हूं।
मैं नहीं जानता मैं भविष्य कैसे देख पाता हूं या क्या बोल पाता हूं, वो कैसे इसमें ताकत डालता है कि वाकई वही होता है जो मैं कहता हूं। एक चीज का एहसास है, इसका बैकग्राउंड प्लीज क्लियर रहना चाहिए कि ये सब खुशी में ही हो सकता है। तो सदा खुश रहो। जहां तुम इंडल्ज कर गए किसी और इमोशन में, ग्रीड हो, लस्ट हो, सैडनेस हो, एंगर हो, थकान हो, तकलीफ हो, वहां गया तुम्हारे हाथ से। तो खुशी का लेवल एक्सटेसी तक ले जाओ, ऑर्डिनरी खुशी में मत रहो। लोग अक्सर मैंने बात करी तो कहते हैं बस चल जाए जीवन, ना ना ना, एक्सटेसी हर वक्त ऐसा महसूस होगी, वाओ। ऑर्डिनरी खुशी का क्या करना हमें, उस पे जाओ और वहीं टिके रहो, उस एक्साइटेड एक्सट्रीम हैप्पीनेस में वहां रह सकते हैं हम हमेशा। पहला, उस वक्त सारा शरीर ठीक चलता है, कितना ही अपाहिज हो, कितने ही सर्टिफिकेट्स मिले हों कि कैंसर खा गया है, कि अंधे हो गए हो, कि अंग ही नहीं है, कि सब बीमारियां फैल गई हैं, वो इफेक्टिव रहता है। द होल गेम इज बीइंग इफेक्टिव, not about how you look or what you have. It's about the effectiveness of yourself. That's out of wherever you are with absolute ecstasy. Let thoughts happen to you. Education will only give you a little access into realizing कि ये सारे भ्रम है, और हर कुछ दिनों बाद, आज से 500 साल पहले धरती फ्लैट थी, आज गोल है। अगर हम इंसानों की सोच के हिसाब से चलें तो कभी अर्थ सेंटर था, फिर कभी सन हुआ, अब हम सभी कोने में पड़े गैलेक्सी के। अब पूरी गैलेक्सी ही कोने में पड़ी है यूनिवर्स के। तो हमने कब सेंटर मान लिया था इसको? ये तो सब बदलता जा रहा है, और जब से इंसान आया है सब बदल ही रहा है हमेशा, और ये तो एक ही तरफ जा रहा है और स्पीड से जा रहा है। और फिर क्या तुम परेशान हो रहे हो कि ये बदल क्यों गया? होने दो, देखते, हैप्पीनेस में रहो। एंड अगर तुम्हें बना के भेजा है इंसान, तो प्लीज फुलफिल ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इंसान। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू आर इंसल्टिंग द वेरी क्रिएशन दैट यू आर। राइट। क्योंकि सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं अभी सोचूं कि ये कप जो है ये एक हथौड़ा है और इससे मैं कीलें ठोकूंगा। एक आधी ठोक भी दूं शायद, पर कप भी टूट जाएगा और ज़्यादा कीलें भी नहीं ठोकेंगी। अगर उसने मुझे इंसान बनाया है तो मुझे केवल इंसानियत करने में थकान नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, अंत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। मुझे केवल इंसानियत करनी चाहिए। राइट। मानव बनाया तो केवल मानवता करनी चाहिए। कुछ और करने में चोट पहुंच रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, मुश्किल कर रहा हूं अपने लिए, सबके लिए क्यों? इंसान रह लेते हैं, सबसे सिंपल है, क्योंकि उसके लिए तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। वो तो तुम हो ही। लेकिन जब इंसान की बात आती है यहाँ पे, तो इंसान का एक पार्ट आता है कि भाई आप क्या छोड़ के जा रहे हो, विच इज यूर, आप बहुत बड़े एडवोकेट है ऑर्गन डोनेशन की, जो एक लास्ट सेगमेंट है। मैं चाह रहा था कि ये पूरा कवर करने से पहले लास्ट सेगमेंट हम लोग एक ऑर्गन डोनेशन है कवर करना है, कि आपको, सिंस आप ऑर्गन डोनेशन प्रमोट भी करते हो और साथ में आपका भी शरीर काफ़ी हद तक ऑर्गन डोनेशन की हेल्प पे दोबारा से बना है। टोटली सही। पूरा समाज इस तरह के एक भ्रम में जी रहा है कि दवाइयाँ बना लेंगे, वैक्सीन्स बना लेंगे, सर्जरीज नहीं डिसाइड कर लेंगे, नए मेथड्स ऑफ हीलिंग करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। जबकि आम किसी इंसान से बात करो तो सबका कहना ये, आजकल तो बीमारियां बहुत सारी हो गई हैं, हमारे बाप दादा तो बड़े तंदुरुस्त थे, आजकल तो बीमारियां ही बीमारियां हैं, अखबारों में बीमारियां, टीवी पे बीमारियां, मैगजीन्स में बीमारियों पे आर्टिकल्स छपते हैं। पहले तो ऐसा कोई नहीं होता था, अब तो बीमारियां ही चारों तरफ बीमारियां। आई वाज वंडरिंग, इज दैट ट्रू देन?
इज इट जस्ट बिकॉज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ गई है इसलिए हम डिसेमिनेट करें इन्फॉर्मेशन, या वाकई बीमारियां बढ़ रही हैं? और क्या कोई परमानेंट क्योर है इसका? तो सबसे बढ़िया जो तुम काम कर रहे हो, जब तुमने ये सांस लिया, ये पानी का घूंट पिया, या आलू केला चावल अंडा मछली जो भी खाई तुमने, जो तुमने कल खाई थी और आज उसका नाम हिमांशु है, और जो मैंने पिछले 62 साल लिया और जिसका नाम मैंने जयदीप डाल रखा है, क्या वो केवल इतने के लिए ही है? वो जो सारी एक्सरसाइज तुमने करी वो सिर्फ इसीलिए थी? नहीं, तुमने उस आलू केला हवा पानी से तुम बनाए हैं वो जो फाइनल गिफ्ट है इस प्लेनेट के लिए। तुम सारे वक्त जाने और अनजाने में ये बना रहे हो। तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं, तुम्हारे शरीर में रिपेयर हो रहा है, ब्लड सेल्स बन रहे हैं, स्किन रिपेयर हो रही है, और सारा टाइम चल रही है, लगातार हो रही है। और ये गजब की मशीनरी तुमने बना दी है उस आलू केला गेहूं चावल से, उस पानी हवा से, उस दूध दही से। ये तो तुमने बना ही दिया। अब इस मशीनरी को अब आत्मा से अलग करके तुम 2-4 घंटे में जलाना और दफनाना चाहते हो? मतलब सारी जिंदगी तुम्हारे बाएं पैर की छोटी उंगली में भी कील गड़ी थी, तो तुम सब काम छोड़ के उसमें लगे हुए थे। और आज तुम उस सारे को 2-4 घंटे के अंदर जला दोगे, जमीन के नीचे गाड़ दोगे हमेशा के लिए। इसीलिए मेहनत कर रहे थे तुम पूरे जीवन। कुछ मिस तो नहीं कर गए? ये ताकत मिली क्यों थी? अगर इंसानियत के ढंग से देखो, सहानुभूति से देखो, तो यही तो तुमने बनाना था, जो तुमने गिफ्ट करना था, जिससे इंसानियत का बेस्ट लेवल हो कि तुम्हारी एसिमिलेटेड सारी ताकतें, एसेट्स बट जाएं और ये स्वर्ग बन जाए। और यही तो वो देख रहा था कि तुम करोगे या नहीं। यही फाइनल टेस्ट था। यही तो था फाइनल टेस्ट, कि तुमने जो कुछ इकट्ठा किया, तुमने वसीयत लिख दी, फार्म हाउस बड़े बेटे के नाम, 2 शॉप्स छोटे वाले के नाम, ड्राइवर तो गाड़ी ही रख लेगा, और बीवी के नाम ये सब बाकी मेरे महल चौबारे सारे, ये जेवर मेरी छोटी बेटी को, ये फलाने कपड़े लत्ते, तुमने हर चीज़ का तुमने वसीयत बनाई। तुम भूल गए तुम कहाँ गए फिर? वो जो सबसे ज़रूरी है। और तुमने देखा कि पड़ोस में किडनी फेलियर हुआ और वो 10 साल तक डायलिसिस करा के मर गया, उसमें उसने अपने खेत बेच दिए, बेटी की शादी बर्बाद हो गई, अपना धंधा खराब हो गया, बीवी से झगड़े हो गए, सब कुछ गड़बड़ हुई। क्या आज उस सड़क पे जो 4 किडनी जलानी या दफनानी है आपने, क्या वो 4 किडनीज यानी सिर्फ 2 डेड बॉडीज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए नेक्स्ट लेवल पे परफेक्ट करके जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी। क्या वो आंखें, एक आंख 3 परिवारों में बंटती है, कॉर्निया हम देते हैं और इसको माइक्रोटोम करके हम 3 परिवारों तक दे सकते हैं। ये 6 परिवारों की रोशनी तुमने जला दफना दी उस देश में जहां सबसे ज्यादा दुनिया की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, और टेक्नोलॉजी थी और तुमने जला दफना दिया। ये लंग्स, ये हार्ट, ये दे सकते थे तुम। 2 लंग्स 2 लोगों के सांस लेने के लिए काम आ सकते थे। ये हार्ट किसी की जिंदगी बचा सकता था। ये आंतें क्रोन्स डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर के मरीजों में यूज हो जाती हैं। ये तुम्हारी चमड़ी यूज हो जाती है बर्न्स के पेशेंट्स को बचाने के लिए, रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स को बचाने के लिए चमड़ी तक यूज होती है तुम्हारी। ये हड्डियां कैंसर और रोड एक्सीडेंट्स के मरीजों को आगे बचाती हैं। ये मैं हूं, मेरे साथ हुआ है ये सब। मैं जानता हूं ये होता है, ये एक्सपीरियंस हुए हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं किसी और की बात नहीं करता। तुम इसको जलाओगे और दफनाओगे? सीरियसली, हाउ मच विल यू इंसल्ट योर एग्जिस्टेंस? उस देश में जहां हर प्रोजेक्ट की शुरुआत में तुम पहले प्रोजेक्ट का श्री गणेश करते हो, जो खुद ट्रांसप्लांट से गणेश बना। हर
अंतिम सांस पे तुम उससे पूछते हो आखिरी इच्छा क्या है, क्यों नहीं होगी वो इच्छा कि मैं जिंदा रहूं? और अब जब टेक्नोलॉजी है जिंदा रहने की, तुम्हारे अंग जिंदा रह सकते हैं 15 परिवारों में, 25 परिवारों में, तो क्यों जला और दफना रहे हो? ना ना पहली इच्छा पूरी, ना अंतिम इच्छा पूरी, ना बीच में कोई सेंस। क्या कर रहे हो और क्या कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, क्यों समझ में नहीं आ रहा। और आइडियली देखा जाए तो नेचुरल यही है, क्योंकि बाकी जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे उन सबका शरीर काम आता है ना, कि अगर कोई बिल्कुल, किसी की hunting हो रही चमड़े आ हाँ, रही है, किसी के दांत आ रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। आइडियली अगर देखा जाए तो जंगलों में अगर हम देखें तो भाई अगर एक का शिकार हुआ है तो उस खाना खाया जा रहा है ना, बिल्कुल। उसका शरीर किसी का खाना बन रहा है। बिल्कुल। अगर नेचुरल डेथ हुई है तो भाई चील कौवे ये वाले आके गिद्ध आके उसे नोच रहा है तो उसका खाना बन रहा है। नहीं तो जमीन में जाके वो पौधों का खाना बन रहा है, पौधों पेड़ों का खाना बन रहा है। सिर्फ एक इंसान ही वो है जो कि भाई पूरा खत्म कर देता है, और किसी के काम ना है। बावजूद नॉलेज और विजडम के इतने नीचे लेवल पे इंसान का होना थोड़ा इंसल्ट है यार। हाँ, हिमांशु, उस क्रिएटर की इंसल्ट कर रहे हैं हम लगातार। इस पे बात किए बिना कैसे चले जाऊं मैं इस धरती से? जिस मकसद के लिए तुम आए थे वो सिर्फ इतना ही था, खुश रह के दूसरे की तकलीफ समझ के उसके लिए जो करते रहो और आखिरी सांस में भी कुछ करो और जाने के बाद भी कुछ करो, कि ऊपर वाले के पास पहुंचो कि वाह यार डिग्री दो भाई, इसको डिस्टिंक्शन वाली दो, हाँ, ये पास होके आया है। और हाँ, उसके बाद वो क्या करेगा? और डिफिकल्ट क्लास में डालेगा। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों MBBS MD करो, PhD करो, उसके बाद और परेशानी से क्या डर रहे, Agree. और देने से क्या डर रहे? और दो ना, और भर के दो, सारे जीवन दो और जीवन के बाद दो, बस देते चले जाओ। क्या मजा है, क्या सुख है, क्या सिंपल बात है। क्यों ना करी जाए, क्यों ना बताई जाए। 100%। एंड थैंक यू सो मच कि आपके माध्यम से बताई जा रही है आज। बिल्कुल जयदीप जी, मतलब मुझे ही बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ समझने को मिला है मुझे। सुपर ब्यूटीफुल, इज अमेजिंग। और जयदीप जी, मुझे पता है कि ये आखिरी कॉन्वर्सेशन नहीं है जो हम साथ में बैठ के कर रहे हैं। इतना मजा आया, इतनी गहराइयाँ हमने टच की हैं। अगली बार बैठेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे और गहराइयों में जाएंगे। जरूर, है ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम था आज हम क्या बोलने आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। हम दोनों इसमें एक ही पेज पे हैं। हाँ, और पर ये मालूम था कि वो करा रहा है होगा, और मेरी तरफ से कमी नहीं होनी है बस। अब एंड आपने बिल्कुल कमी नहीं होने दी। थैंक यू सो कुछ नहीं छिपाया जयदीप जी, आपने कुछ मन में नहीं रखा है, बहुत अच्छे से बताया। मैं और बाबा कास्ट की पूरी हमारी जो जनता है जो अभी आपको देख रही है, वो सब आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए, हमारी जिंदगी का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच। ये लिसनिंग, ये सुनने का तरीका आप लोगों का, ये बड़ी बात है। आवाज़ें तो बहुत हो रही हैं दुनिया में, कोई सुन पाता है, कोई महसूस कर पाता है, किसी को वो एहसास होता है जो मुझे है। इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू जयदीप जी, थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस। और बालोग, ये था आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट हमारे जयदीप जी के साथ, डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा जी के साथ, जिसका करने में बहुत मज़ा आया है मुझे। और मेरे को जितना सीखने को मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी ज़िंदगी उतनी समझ में आई होगी। बाकी मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।